हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या ब्रेकिंग न्यूज़ या बोल सकते हैं खबरें लेकर आया हूँ, जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका असर जो है आपकी सैलरी और पेंशन पे पड़ने वाला है। तो कौन-कौन सी है वो खबरें पहले थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जून और दिसंबर में रिटायर हुए पेंशनर्स को अब नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ ही साथ जून में रिटायर हुए कर्मचारियों को जुलाई का इंक्रीमेंट और दिसंबर में रिटायर हुए कर्मचारियों को जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके रिगार्डिंग पहले भी डीओपीटी ने इसके इंस्ट्रक्शन निकाल दिए थे, लेकिन अब इसमें एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उस अपडेट से हम जानेंगे क्या है पूरी खबर। दूसरी बड़ी खबर आ रही है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अब बंद होने वाला है। तो कौन-कौन से वो पेंशनर्स हैं जिनका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बंद होने वाला है? एक बैड न्यूज़ बोल सकते हैं पेंशनर्स के लिए, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस ओपीडी मेडिसिन्स के खर्च में एक खर्च के रूप में ₹1000 आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऐसे में अगर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए वो भी बंद हो जाता है तो उनको अब क्या करना है या किससे क्या सारी चीज़ें डिटेल में हम बताएँगे। साथ ही साथ ऐसे पेंशनर्स, बहुत सारे पेंशनर्स ये चाह रहे थे कि 7 सीपीसी में ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को ₹1000 से बढ़ा करके ₹3000 किए जाए। उसकी जगह पे अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसे में अब उन्हें कौन-सी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर होने वाली है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यूनियन की तरफ से एक 18 सूत्री मांग पेंशनर्स और कर्मचारियों की तरफ से सरकार को सौंपी गई है, जिसमें और उसकी फाइल जो है मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है। कैबिनेट में उसका फैसला लिया जा सकता है 8वें वेतन आयोग पर। इसके अलावा एक और बड़ी बात करेंगे हम जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कब से अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, इसकी कब कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी, उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन इसमें खबरें मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपसे अपील करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को दबा करके, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएँगे। इसके अलावा हम अपने चैनल के रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूँ। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। उनके लिए आप सभी के लिए अच्छी चीज़ है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है? देन आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में आपको जॉइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे पेंशनर्स उसमें जॉइन भी कर चुके हैं और उनको जो भी उनके पेंशनरी बेनिफिट्स रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी समस्या थी, वो उनको सॉल्व करा चुके हैं। आपको करना क्या है, जॉइन करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आप 1 मंथ के लिए हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे और आपकी जो भी समस्या होगी, वो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे। उसमें आपको स्टार मार्क होके ही आएगा और हम उसको देख पाएँगे। उसके अलावा जो भी आपकी समस्या होगी, उसको विदिन 15 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि आ रही है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। ऐसे पेंशनर्स जिनको लास्ट 6 मंथ में, यानी कि ऐसे पेंशनर जो जून और दिसंबर में जिनको रिटायरमेंट होता था, उनको पेंशनर्स को नेशनल इंक्रीमेंट अब नहीं मिलता था। लेकिन अब डीओपीटी के जो सर्कुलर्स आया था पिछले दिनों में, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग माने तो जून में रिटायर हुए कर्मचारियों को जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा। दिसंबर में रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों को अब 2000 जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें उसमें बदलने वाली है। जैसे कि मैं आपको बता दूं थोड़ा डिटेल में कि सिर्फ आपकी पेंशन बढ़ेगी, उसमें आपको अन्य जो लाभ है वो नहीं मिलेंगे। जैसे आपकी नेशनल इंक्रीमेंट केवल पेंशन में वृद्धि करेगा, लेकिन इसके अलावा उसमें जो भी आपकी ग्रेच्युटी हुई, लीव इनकेसमेंट्स होंगे या फिर जो अन्य आपके रिम्बर्समेंट्स या अन्य आपके लीव जो भत्ते होंगे, उन पर कोई भी फ़ायदा वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे पेंशनर्स को ये डाउट था कि उनका सिर्फ पेंशन में वृद्धि होगी या फिर ग्रेच्युटी, लीव इनकेसमेंट या अदर चीज़ों को वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वैसा नहीं है, आपको डायरेक्टली आपको सिर्फ आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगा, जो पुरानी पेंशनर्स थे उनको नुकसान हो सकता है। 2006 से लेकर के 2016 तक के रिटायरमेंट हुए पेंशनर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद से तुरंत नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ये केवल 1 मई 2023 से ही लाभ मिलेगा, पुराना एरियर आपको नहीं मिलने वाला है। अगर 3 साल का एरियर मिलना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक और जो बड़ी चीज़ है, बहुत सारे पेंशनर्स के लिए हम दूसरी जो बड़ी खबर थी वो थी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तो किन पेंशनर्स का, जैसे मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में बताया कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बंद होने वाला है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पेंशनर्स हैं सिर्फ उनको ही बंद होगा जो कि अब सीजीएचएस की सुविधा ले रहे हैं।
केंद्र सरकार ने जी हाँ दोस्तों, पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस की सुविधा देने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो पेंशनर सब सीजीएचएस कवर में क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। तो आप पेंशन या निर्णय वित्त मंत्रालय के विभाग के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी सीपीओ द्वारा जारी कर दिया गया है और कार्यालय ज्ञापन में लिखा गया है कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशन जो सीजीएचएस कवरेज में अब रह रहे हैं या जहां पर नए सीजीएचएस हॉस्पिटल्स, वेलनेस सेंटर्स हैं या फिर और जो सीजीएचएस के वहाँ पे चीज़ें हैं वो प्रोवाइड अगर करा दिए गए हैं, तो वहाँ पर अब उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बंद हो सकते हैं। ऐसे में अब कई सारी जगहों पर ये चीज़ें धीरे-धीरे इकट्ठे होने धीरे-धीरे हॉस्पिटल्स और वेलनेस सेंटर ओपन होने लगे हैं। ऐसे में पेंशनर्स को एक विकल्प भी दिया जाएगा कि वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को छोड़ करके सीजीएचएस की पूरी ओपीडी और आईपीडी सेवाओं का फ़ायदा या फिर वहाँ लाभ उठा सकते हैं। तो ये उन खबरें ली थी। अब बात करते हैं तीसरी। हमने शुरू में अपने वीडियो में बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के 18 सूत्रीय मांगे जो मंत्रालय के पास भेज दी गई हैं और कैबिनेट पर इस पर जल्द से जल्द फैसला निकल कर आ सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है और इनके खबरों की माने अप्रैल 2025 से इस पर आधिकारिक रूप से काम भी शुरू हो सकता है। इससे पहले विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कई सुझाव या रिकमेंडेशन सरकार को दिए जा रहे हैं, जिसमें एक हाल में ही भारतीय पोस्टल आरएमएस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर एसोसिएशन ने 18 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कई अहम मांगों को शामिल किया गया है। लेकिन इनमें से सबसे पहली जो मांग थी उनमें थी एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले। जी हाँ दोस्तों, संगठन ने मांग की है कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी और पीएस जैसी सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें 50% सुनिश्चित पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधाएं और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है कि फिटमेंट फैक्टर में संशोधन हो। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.757 रखा गया था, उसमें 8वें वेतन आयोग में इसे संशोधित कर उच्चतम स्तर पर तय किया जाए। साथ ही साथ पिछले 65 वर्षों में हुए बदलाव के आधार पर नया फॉर्मूला बनाया जाए। इसके अलावा 5 डेज वर्क लागू हो। वर्तमान में कुछ विभाग हैं जिनमें 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू है, जबकि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको अभी भी 6 डे यानी शनिवार को भी कार्य करना अनिवार्य है। संगठन की मांग है कि सभी कर्मचारियों को 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा 4th बड़ी डिमांड है कि पे मैट्रिक्स का पुनर्गठन होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में बहुत सारी एनोमोलीज या विसंगतता पाई गई थी, जिसके कारण समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन में असमानता बनी हुई थी। इसलिए नए वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स का पुनर्गठन किया ही जाना चाहिए, जिससे पे मैट्रिक्स का पुनर्गठन होने से वहाँ पर सारी जो एनोमोलीज थी उनको वहाँ पर ठीक किया जा सके। इसके अलावा एमएससीपी में संशोधन और प्रमोशन के नए नियम बनाए जाने चाहिए। 5वीं बड़ी डिमांड यह है मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी एमएससीपी आप जानते हैं, योजना की इसमें समीक्षा की जानी चाहिए, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारियों को 5 चरणों में प्रमोशन देने की नीति बनाई जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमएससीपी हर 10 साल में और डिफेंस एम्प्लॉइज़ को 8 साल में प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर हर 5 साल में एक कर्मचारी को प्रमोशन देने की यहाँ पर नीति बनाई जाए या फिर एक एमएससीपी 5 साल में प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ऐसी यहाँ पर डिमांड की जा रही है। 6 डिमांड है पेंशन न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 50% न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए एक मौजूद पेंशन योजना और जीपीएफ में मिलने वाले ब्याज के आधार पर पेंशन निर्धारण होना चाहिए। यानी कि आपकी पेंशन जब रिटायरमेंट के बाद जब कर्मचारी लाइफ टाइम अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो वहाँ पर जब रिटायरमेंट होता है तो उसको 50% निश्चित पेंशन जरूर प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। 7वीं है सभी कर्मचारियों के लिए एक नियमित ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी ग्रुप चाहे वो ए बी हो, सी हो या डी हो, सभी कर्मचारियों को हर साल 4 सप्ताह की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। नेक्स्ट है प्रमोशन में वरिष्ठता और परीक्षा को समान रूप से मान्यता मिले। 50% प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर और 50% जो है प्रमोशन परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। इससे कर्मचारियों को उनकी मेहनत व उनके अनुसार पर सारी चीज़ें मिल सके। इसके अलावा एलटीसी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। एलटीसी में हवाई जहाज की यात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी कर्मचारियों को कम से कम एक बार अखिल भारतीय स्तर पर हवाई यात्रा यानी ऑल इंडिया लेवल पर एक फ्लाइट ट्रेवल की सुविधा प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। 10वां पॉइंट है